मैंने जो एक जनरल एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम दिए। रेलवे, एलडीसी, सीजीएल, एनटीपीसी सारे। न जाने मैं कितनी बार अपने हाथ की लकीरों को देखती और सोचती कि क्या इसमें वो लाइन है, क्या इसमें जॉब की लाइन है जो ये कहे कि साक्षी तुम ऑफ़िसर बनोगी? क्योंकि मेरे ससुराल वालों को भी बस एक चाहिए थी कि उन्हें जॉब करने वाली बहू चाहिए थी। ये ऐसा कौन-सा क्लास है जो इतनी रातों तक चलता है? लोगों के ताने के साथ-साथ तो मेरी हिम्मत टूट रही थी, मैं हार रही थी। लेकिन ऑफ़िसर बनने का सपना भी नहीं टूटा था। अ, मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा शहर में कुछ काम करते थे। हम 3 बहन और 1 भाई थे। फिर पापा हम लोग को चूँकि पापा शहर में रहते थे तो उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी। तो वो हम लोग को पढ़ाने के लिए अपने साथ शहर ले आए और अपनी एक क्रॉकरी की छोटी-सी दुकान खोली। पापा ने हमेशा हमें सिंपल लाइफ़ जीने के लिए, सादा जीवन जीने के लिए, अच्छा और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें साफ-साफ बताया कि बेटा मैं आपकी सिर्फ़ ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। आपको अगर ख्वाहिशें पूरी करनी है तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। पापा ने पूरी लाइफ़ बहुत स्ट्रगल किया ताकि हम लोग एजुकेशन ले सकें, हम लोग आगे बढ़ सकें। हम लोग गाँव से संबंध रखते थे, जहाँ पे लड़कियों पे खर्च करना पैसे की बर्बादी समझी जाती सकती थी। जैसे गोईठे में घी सुखाना जैसा। पापा को लोग बोलते थे कि बेटियों को इतना मत पढ़ाओ, शादी करके इन्हें आखिर ससुराल ही जाना है। लेकिन पापा ने इन बातों की परवाह ना करते हुए हमें पढ़ाया और आगे बढ़ने का मौका दिया। आज यही वजह है कि मैं एक ऑफ़िसर बनने का सपना देख पाई और एक ऑफ़िसर बन पाई। पापा ने हमें हर तरह की स्वतंत्रता दी थी, पूरी स्वतंत्रता। और मुझे पूरी लाइफ में भी इसी तरह की स्वतंत्रता चाहिए थी। मेरा नाम साक्षी है और आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि किस तरह मैं एक छोटे से गाँव से निकल के अपनी चुनौतियों, अपने फेल्योर का सामना करते हुए एक ऑफ़िसर बनने का सपना देख पाई और आज एक रेवेन्यू ऑफ़िसर के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, तो मेरा पढ़ाई का समान ढाँचा था। जैसे लोग मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मेरा भी सेम था। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। मुझे एक ऑफ़िसर बनना था, बीपीएससी की तैयारी करनी थी। लेकिन मैंने सुन रखा था कि बीपीएससी में एक लंबा समय लगता है। लेकिन मुझे जल्द ही अपने पापा को ये पूरा करके दिखाना था कि मैं एक ऑफ़िसर बन सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि कोई भी एक सरकारी नौकरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगी। मैंने बीपीएससी की पढ़ाई को पेंडिंग बॉक्स में रखकर एक सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने हमेशा अपने आस-पास में देखा था कि समाज बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, समाज आगे बढ़ रहा था। लेकिन लड़कियों को लेकर जो उनकी सोच थी, कहीं न कहीं उसमें कुछ ख़ास बदलाव नहीं आ रहा था। आज भी अगर कोई लड़की समाज में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है, अपनी आज़ादी से जीना चाहती है, तो इसकी उसे स्वतंत्रता नहीं है, पूरी इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, तो उसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे भी हमेशा से आज़ादी से जीने का मौका मिला था और मैं आगे भी इसी तरह से जीना चाहती थी। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होकर एक स्वतंत्रतापूर्वक लाइफ़ जीना चाहती थी और मैं इसीलिए सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई। मैंने जो एक जनरल एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम दिए। रेलवे, एलडीसी, सीजीएल, एनटीपीसी सारे। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में मुझे पूर्ण सफलता नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ न कुछ कमी रह जा रही थी और मैं सफल नहीं हो पा रही थी। अब आस-पास के लोग मुझे कहना शुरू कर देते कि मेरी किस्मत में नहीं है या मुझसे नहीं होगा। फिर भी लोगों की बातें बुरी लगती थीं, लेकिन अभी मेरा हिम्मत बरकरार था। मैं लड़ रही थी, मैं तैयारी कर रही थी। मैंने पढ़ाई जारी रखा और मैंने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया था। उसमें पीटी हो गया, अब मेंस में मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन किसी वजह से रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में जॉब नहीं है। लोगों के ताने के साथ-साथ तो मेरी हिम्मत टूट रही थी, मैं हार रही थी। न जाने मैं कितनी बार अपने हाथ की लकीरों को देखती और सोचती कि क्या इसमें वो लाइन है, क्या इसमें जॉब की लाइन है जो ये कहे कि साक्षी तुम ऑफ़िसर बनोगी?
जब मैं घर पे ही रह के बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो बीच-बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, क्योंकि अब मैं इतने सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी थी, तो और लोगों का भी विश्वास अब कम हो रहा था। लोगों के ताने सुनने को मिल रहे थे, लेकिन वो जो मेरे सर, मेरे दोस्त, मेरे परिवार थे, उनका भरोसा अभी भी कम नहीं होता, और ये मुझे अंदर से एनर्जी दे रही थी कि नहीं, मुझे इनके विश्वास पे खरा उतरना है। और मैंने हर दिन खुद को पढ़ाई में लगाया, और जब भी मैं डिप्रेस होती, एक कुछ पंक्तियाँ हैं अमिताभ बच्चन जी की, अ, दीप सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये कविता मैं जब भी डिप्रेस होती या फिर मेरा जब हिम्मत टूटने लगता, मैं इस तरह की कविता सुनती, खुद को मोटिवेट करती और फिर से मैं तैयारी में लग जाती। मुझे शादी से पहले ही अपने पैरों पे खड़ा होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच मेरी एंगेजमेंट और मेरी शादी हो गई और मेरा ये सपना टूट गया। लेकिन ऑफ़िसर बनने का सपना भी नहीं टूटा था। इतने ज़्यादा प्रेशर, इतने ज़्यादा फेल्योर के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लग रहा था कि अब क्या करूँ? मैं हारने लगी थी। सबसे पहले मेरा जब बिहार दरोगा का पीटी का रिज़ल्ट आया था, तब मेरा एंगेजमेंट का डेट फिक्स हुआ, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को भी बस एक चाहिए थी कि उन्हें जॉब करने वाली बहू चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि चलो पीटी में रिजल्ट आया है, लड़की को सरकार ने 35% का आरक्षण दिया है, तो ये ऑफिसर बनेगी ही, मतलब जॉब इसका हो गई है। उन्होंने शादी फिक्स कर दी, एंगेजमेंट हो गई हमारी। फिर एंगेजमेंट के बाद ही हम लोग का मेंस का एग्ज़ाम हुआ और मेंस का रिजल्ट नहीं आया। तो अब मेरी फैमिली तो साथ में डिप्रेस हुई है, क्योंकि इस बार सबको उम्मीद था कि होगा ही। लेकिन फिर ससुराल वालों को भी यही उम्मीद था, उन लोगों ने इसी उम्मीद से शादी भी की थी। तो नहीं हुआ, फिर सारे लोग, वो लोग भी डिप्रेस हो गए, बोले कि साक्षी मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तो डबल प्रेशर आ रहा था, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर। उसके बाद फिर एंगेजमेंट से शादी के बीच मुझे 1 साल का टाइम मिल गया था। इसी बीच मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा था और उसमें मेरा पीटी क्लियर हुआ। पीटी क्लियर होने के बाद भी मेरी शादी की डेट फिक्स हुई और मेरी शादी हुई, और शादी के जस्ट 1 मंथ बाद मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद फिर इंटरव्यू। जब मैं पहले क्लास करने जाती थी और कभी क्लास से मुझे लेट हो जाता था, चूँकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों को घर से अकेले निकलना या अकेले जाना, तो समाज को फिर ताना देते थे कि डेली खाली क्लासें करने जाती है, इससे कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया था। फिर ये ऐसा कौन-सा क्लास है जो इतनी रातों तक चलता है। हार चुकी थी, लेकिन मेरे साथ जो एक सपना था, वो सपना कहीं न कहीं अभी भी बचा हुआ था। मैंने फिर से तैयारी करना शुरू किया, अब एक लंबी छलांग लगाने के लिए मैं तैयार थी। मैंने किस्मत पे रोने की जगह अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया, और मुझे फिर से घर पे ही रहकर मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मुझे अपने सारे फेल्योर, सारी चुनौतियाँ याद थी, लेकिन इन सब से कहीं बड़ा वो सपना अपने पैर पे खड़ा होने का, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीने का, अपने मेरे पापा को मुझ पे गर्व हो, मेरे गुरु जो जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया, उन्हें ये उनका विश्वास ना टूटे, ये कहीं बड़ा था। ये समाज के लिए या परिवार के लिए मेरे जो करने का कुछ सपना था, वो अभी उससे कहीं फेल्योर से कहीं बड़ा था। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, तो उसमें बस मैं बिहार जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही थी, और उसमें मेरे बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम था वो हुआ था, और मैं एक बिहार सब इंस्पेक्टर बनने वाली थी, दरोगा की बनने वाली थी। इस उम्मीद से मेरी शादी फिक्स हुई थी, लेकिन अब जब मैं शादी के बाद में एक आज रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। जो एक कहावत है ना कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। मेरे साथ हुआ। मेरा ऑफिसर बनने का सपना था और मैंने बीपीएससी की तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्लियर हो गया, और आज मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। यकीन मानिए, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि वो सपना जो आपने देखा है उस पे विश्वास कीजिए और मेहनत जारी रखिए। हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, भरोसा रखना है खुद पे और अपने उस पर पे, वो आपका साथ ज़रूर देगा। आपका कोई सपना है तो उसे बस आपकी मेहनत ही पूरा कर सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखिए और एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। मैं हुई हूँ, आप भी होंगे। थैंक यू। उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई।
तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।